है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। स्टार्ट करने से पहले आप जरा इफ ये जो एनिमेशन चल रही है इसको आप जरा गौर से देखें। क्या हो रहा है? ये बच्चा है, ये बहुत हैवी बॉक्स को ये धक्का लगा रहा है, ठीक है, उसको पुश कर रहा है बट वो हिला नहीं। फिर उसने क्या किया, पीछे से उसने और ज्यादा फोर्स लगाई, और ज्यादा उसने धक्का लगाया, तो क्या हुआ, वो अपनी जगह से हिल गया। तो ये चीज क्या कहलाती है? फोर्स। ठीक है, देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, बट वो इनफ नहीं थी उसके लिए, उसको मूव करने के लिए, बट इसने क्या किया, पीछे से धक्का लगाया, तो ये वही हिल गई, चीज हिल गई, राइट। अब देखिए वो इतनी ज्यादा उसने फोर्स लगा दी कि वो उसके साथ ही चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी चीज पे अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो चीज अपनी जगह से हिलती है ना। डेली लाइफ में भी आप देख सकते हैं। सो यही वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, जिसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोर्स एंड फ्रिक्शन के बारे में। यूनिट 4 मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज, ये यूनिट 4 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोग यूनिट 3 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 9 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। और साथ साथ हमारी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, टेस्ट और जितनी भी चीजें होती है वो सभी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपने सभी चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे। साथ साथ जो यूनिट 3 के जितने भी चैप्टर्स थे और भी इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूनिट 3 के चैप्टर्स। ओके, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप वहां से पढ़ सकते हैं। 9 चैप्टर के मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे रही हूँ, आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, आपको उस चैप्टर से रिलेटेड मैंने जितने भी वीडियोस डाली हैं आपको वहां पे मिल जाएंगे। एनीवे, आज के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10, फोर्स एंड फ्रिक्शन। देख लिया आपने, फोर्स किसे कहते हैं, किसी चीज पे ताकत लगाना, ठीक है, फोर्स। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे भाई, फोर्स क्या होती है ना। किसी चीज को हम फोर्स जो कर रहे हैं, किसी चीज पे हम जो ताकत लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं या उसको खींच रहे हैं, तो ये कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है, और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। कि अगर यदि हम किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अंदर क्या चेंजिंग आ रही है, क्या हम किसी चीज को जब धक्का देते हैं तो वो चीज अपनी जगह से मूव करती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप उतनी फोर्स लगा रहे हो कि भाई वो इनफ है उसके मूव करने के लिए, तो मूव करेगी, नहीं इनफ होगी तो मूव नहीं करेगी, ठीक है, बट वो आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। या फिर ये है कि आप कोई चीज चल रही है, ठीक है, वो उसकी स्पीड इतनी तेज नहीं है, आपने जोर से उस पर फोर्स लगाई तो उसकी स्पीड तेज होगी, बिल्कुल तेज हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब लोग यू विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर क्या क्या पढ़ेंगे भाई, फोर्सेज एंड इफेक्ट्स, कि फोर्स क्या होता है और कितने टाइप की फोर्सेज होती है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। सेकंड टॉपिक होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट फोर्सेज, कि भाई हम फोर्सेज को हमने 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया, जिसे हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, यानी ऐसी फोर्सेज जिसमें कि हमें हमारे फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट फोर्सेज जिसमें कि हमें हमारी फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है, जिसके हम किसी चीज को अपने हाथ से फोर्स लगा रहे हैं, उस पर अपने पैर लगा रहे हैं, मतलब हमारा फिजिकल कांटेक्ट उससे हो रहा है उस फोर्स में, उस फोर्स के लगने। और हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा फ्रिक्शन, ठीक है, घर्षण। घर्षण किसे कहते हैं ये सभी आप लोग को पता ही होगा, आप लोग नीचे की क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि भाई कोई भी चीज, जैसे आप कहीं पे बैठे हो, अभी आप बैठे हुए होंगे, तो इस क्यों बैठे हुए हो, क्योंकि उस जगह पे फ्रिक्शन है, यानी उस जगह पे घर्षण है। अगर घर्षण ना होती तो आप क्या होते, बैठ ही ना पाते, फिसलते हुए चले जाते कहीं पे। लाइक आप ऐसे कहीं पे फर्श पे अगर तेल वगैरह गिर जाता है तो हम क्या होते हैं, वहां पे हमारी पैर स्लिप कर जाता है, या बाथरूम में पैर स्लिप कर जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पे घर्षण नहीं होती, ग्रिप नहीं होती। ओके, तो हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी टॉपिक को हम लोगों को कवर करना है। देखिए ये जो चैप्टर है फोर्स एंड फ्रिक्शन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो पॉइंट्स आएंगे, इसमें जो आपके लिए फॉर्मूलेज आएंगे, ठीक है, तो इतने तो फॉर्मूले नहीं आएंगे, अभी तो हम लोग थ्योरी बेस ही है चैप्टर, बट फिर भी जो भी चीज आएगी इसमें वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, आप उसको जरा अपने जहन में बिठा लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वी डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन अ डे सच एज पुशिंग थिंग्स, पुलिंग थिंग्स, हिटिंग अ क्रिकेट बॉल, स्क्वीजिंग और लिफ्टिंग समथिंग एंड सो, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारी बुक में बोल रहे हैं कि भाई हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें करते हैं, किसी चीज को उठाते हैं, किसी चीज को धक्का देते हैं, किसी चीज को खींचते हैं, और भी बहुत सारी चीजें करते हैं कि नहीं करते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर शोन बिलो, इट शो अ पुल, अ पुश और आल्सो बोथ अ पुश और पुल। आइडेंटिफाई एंड राइट द काइंड ऑफ फोर्स इन ईच पिक्चर। तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, ठीक है, यहाँ तो एनिमेशन चल रही है, वैसे आपकी बुक में पिक्चर्स ही हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें ये जो एक लेडी है, ये प्राम को क्या कर रही है, पुश कर रही है,
ठीक है भाई, जब वो उसको धक्का देगी जब भी ना वो प्राण आगे जाएगा। अगर उसको वो छोड़ देगी ऐसे ही, ठीक है, छोड़ देगी ये कोई भी लेडी, तो वो क्या होगा, वो अपनी जगह रुका रह जाएगा। बट अगर हम उसको हल्का सा पुश कर रहे हैं, ठीक है, अब वो यहाँ पे मतलब इससे ये नहीं है कि आप हल्का पुश कर रहे हो या फिर ज्यादा पुश कर रहे हो, मतलब ये है कि आप किसी चीज को पुश कर रहे हो, ठीक है। तो अब वो हल्का सा पुश करेंगे जब भी वो आगे आएगा, राइट। इसी तरीके से आप इस बच्चे को देखो, ये क्या कर रहा है, एक बॉल को हिट कर रहा है, हिट तो कर रहा है, किसी चीज को मार रहा है। तो मार रहा है क्या मतलब क्या है, वो उसको धक्का दे रहा है ना, जब भी तो वो बॉल अपनी जगह से हिली, है ना। और यहाँ पे आप देखो ये लोग सब के सब क्या कर रहे हैं, ये जो वो रस्सी वाला गेम होता है ना, कि दोनों तरफ से एक ग्रुप इधर होता है, एक साइड से रस्सी को पकड़ता है और एक ग्रुप जो है वो एक साइड से पकड़ता है, फिर वो आपस में खींचते हैं। फिर एक टाइम क्या होता है, तो वो खींच रहे हैं ना एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो फिर क्या होता है, एक उसमें से जो एक ग्रुप होता है वो जीत जाता है। मतलब ये है कि उनकी तरफ से ज्यादा पुलिंग होती है, तो सबके सब उन्हीं की तरफ खींचे हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम अपनी जो डेली लाइफ में है बहुत सारी चीजें करते हैं, किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, किसी चीज को पुल कर रहे हैं, ठीक है। सो कुछ किसी चीज को उठाते हैं, तो इन सभी चीजों में क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी जा रही है, यानी कि हम किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। फोर्स लगाने से क्या होगा, एनर्जी जाती है हमारी। सो यही चीज यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम अपनी लाइफ में जो है बहुत सारी चीजों पे फोर्स लगाते हैं। ओके, चलिए, वी यूज फोर्स टू परफॉर्म वेरियस डे टू डे एक्टिविटी। तो हम इन सभी एक्टिविटीज को करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें फोर्स का इस्तेमाल करना होता है, यानी हम फोर्स लगाते हैं। Let us learn about the different effects that a force has on an object and different types of force in nature. We will also learn about friction, how it can be an advantage as well as disadvantage to us. ओके, सो हम लोग इस चैप्टर में फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, कि जब भाई हम किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अंदर उस चीज पे जिस पे हमने फोर्स लगाई तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, क्या वो चीज अपनी जगह से मूव करी, या जैसे या वो चीज जो है वो अपने उसकी शेप में चेंजिंग आई, या ये कि वो चीज जो है वो टूट गई, ठीक है, या वो चीज अपनी जगह से हिल गई। तो मतलब हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, और अलग अलग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि भी जैसे कि कांटेक्ट फोर्सेस हो गई, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हो गई। ओके, फिर हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चल, फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स। अब हम लोग चलते हैं, पहला टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, फोर्स और उसके इफेक्ट्स के बारे में। अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन बता रहे हैं कि फोर्स किसे कहते हैं। फोर्स कहते हैं किसी भी चीज को धक्का देना या फिर खींचना, किसी भी चीज को धक्का देना या खींचना, ये कहलाता है आपका फोर्स। और फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन, याद रखिएगा। आइजैक न्यूटन ने चूंकि सबसे पहले इस बात को प्रूव किया था फोर्स के, तो इस वजह से उनको सम्मानित करते हुए उनका नाम, फोर्स का जो SI यूनिट है वो न्यूटन रख दिया गया है, N, ठीक है, कैपिटल N से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। वी यूज फोर्स टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, ठीक है, हम लोग जो है बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। फोर्स हैज द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई फोर्स का किसी ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कि जब हम लोग किसी चीज को धक्का देते हैं या उसको पुल करते हैं तो उस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उस चीज पे। पहला नंबर, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव और मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्ट। पहला इफेक्ट ये होता है कि यदि अगर हम लोग किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट मोशन में हो, यानी कि जो हिल नहीं रही अपनी जगह से, एक जगह है, ठीक है, स्थिर है। तो अगर कोई चीज स्थिर है, कोई चीज रेस्ट मोशन में है, तो अगर हम लोग उस पर फोर्स लगा रहे हैं वो क्या होती है, वो अपनी जगह से मूव होने स्टार्ट हो जाती है। या फिर ये है कि अगर कोई चीज मूव कर रही है और उसकी स्पीड तेज नहीं है, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है, तो अगर हम लोग उस पर फोर्स लगाएंगे क्या होगा, वो चीज तेजी से मूव करने लग जाएगी। पहला इफेक्ट हो गया ये। अ टॉय कार, अब यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहे हैं कि भाई अ टॉय कार कैन बी मेड टू मूव बाय गिविंग अ लिटिल पुश, ठीक है। अगर आप एक खिलौने वाली कार को देखें तो अगर आप उसको हल्का सा पुश करो तो वो क्या होती है, वो मतलब वो जो है मूव करने लग जाती है। तो आपने वहां पे क्या किया, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, यानी कि एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट मोशन में थी, जो एक जगह स्थिर थी, ठीक है, जो चल नहीं रही थी, आपने उसको जरा सा फोर्स लगाया। अब यहाँ पे फोर्स चाहे ज्यादा लगाओ चाहे कम लगाओ, इसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, उसको धक्का दिया तो वो चलने लगी, राइट। सिमिलरली अ स्टेशनरी फुटबॉल कैन बी मेड टू मूव बाय गिविंग इट अ स्मॉल पुश बाय किकिंग इट। इसी तरीके से अगर कोई बॉल है, आपने उसको हल्का सा पुश किया, आपने उसको हल्का सा हिट किया, तो वो क्या होगी, वो अपनी जगह से हिलेगी, मूव करेगी।
Obvious सी बात है, if you have an already moving toy, car or ball, we can make it move faster by giving it a push in the direction in which it is moving. तो हम लोग यहाँ पे जो सेकंड बात इन्होंने बोली थी कि भाई किसी भी चीज को कोई चीज मूव कर रही है तो अगर हम लोग उसको फोर्स लगा करके उसको फास्ट मूव भी करा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई टॉय कार ही वो हिल रही है, मतलब वो सॉरी चल रही है वो, तो हम लोगों ने उसको थोड़ा सा और धक्का दिया, जोर से धक्का दिया, तो वो क्या होगी, उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, राइट। और उसी मतलब जिस भी डायरेक्शन में आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, तो ये अलग सी बात है कि भाई आपने उसकी डायरेक्शन चेंज करके उसको उधर को मूव करवा दिया, ठीक है। दिस फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव एंड इट कैन आल्सो मेक एन ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर। तो हमने इन सभी एग्जांपल्स के जरिए से ये कंक्लूजन निकाला कि भाई एक फोर्स जो है वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकती है। ऑब्वियस बात है ना, देख रहे हैं ना कि भाई कोई एक रेस्ट मोशन में कोई चीज है तो उसको उसने क्या किया, मूव करा दिया, और जो हल्के से मूव कर रही थी, जो हल्की स्पीड में मूव कर रही थी, उसको थोड़ा सा और फोर्स लगा करके उसको मतलब फास्ट मूव भी करा दिया। दोनों चीज देख ली। पहला इफेक्ट तो ये हो गया। अब सेकंड इफेक्ट क्या है, फोर्स कैन स्लो डाउन और कंप्लीटली स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स से हम किसी चीज पे ताकत लगा करके किसी बहुत ज्यादा स्पीड में चलती हुई चीज को भी हम स्लो कर सकते हैं, या फिर ये है कि उसको बिल्कुल स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। A moving toy car can be made to stop by applying force। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं कि भाई एक टॉय कार मूव कर रही है, तो हम क्या करते हैं, उस पर हमने जैसे ही उसको एक जगह अपना हाथ लगाया तो वो क्या होगी, वो रुक जाएगी। तो वहां पे हमने क्या किया, फोर्स लगाया था ना। भाई कोई चीज मूव करती हुई आ रही है, मान लीजिए कोई साइकिल ही है, ठीक है, वो बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही है, तो आप क्या करेंगे, अपना हाथ लगा करके उसको रोक देंगे। तो वहां पे जो आपने हाथ जो लगाया, तो वो क्या किया, आपने उसको जो है फोर्स लगाया, वहां पे फोर्स को अप्लाई किया कि नहीं किया, तो आपने उसको फोर्स अप्लाई करके उस चीज को रोक दिए। फोर्स मतलब ये है कि साइकिल को रोक दी। अब बाइसिकल कैन बी स्टॉप्ड और स्लो डाउन बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स। इसी तरीके से आप जो है, जो बाइसिकल में जो ब्रेक लगी हुई होती है, तो उसको भी आप लगा करके, मतलब ब्रेक को यूज करके आप जो है एक बाइसिकल को स्टॉप भी कर सकते हो या फिर उसको स्लो भी कर सकते हो, हाथ से भी रोक सकते हो। इन फुटबॉल द फोर्स अप्लाइड बाय द गोलकीपर स्टॉप्स द बॉल दैट इज हिट टुवर्ड्स द गोल। इसी तरीके से जो फुटबॉल के जो मैच होता है उसमें आपने देखा होगा एक गोलकीपर होता है जो कि गोल के पास खड़ा होता है, और कोई भी अगर बॉल आती है तो वो उसको क्या करता है, मतलब जो फुटबॉल आती है तो उसको क्या करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है उसको, ताकि वो बॉल जो है गोल ना हो पाए, ठीक है, उस बॉल का गोल ना हो पाए। सो वहां पे भी वो जो फोर्स, मतलब जो वो रोकता है बॉल को, तो वो क्या कर रहा है, वहां पे फोर्स लगा रहा है ना। अगर वो वहां पे फोर्स ना लगाए, मतलब ये है कि बिल्कुल ऐसे ही खड़ा हो जाए, तो बॉल क्या होगी, या तो उसके मुंह पे लगेगी आगे, या ये इसका गोल हो जाएगा, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो क्या करता है, ताकत लगा के उस इतनी तेजी से आती हुई बॉल को वो एकदम रोक देता है, ठीक है। In order to stop or slow down a moving body, we need to apply a force in a direction opposite to the direction of motion of the moving object। अच्छा, यहाँ पे आपने एक जरा ध्यान गौर करें, तो हम लोग क्या कहते हैं, जब किसी चीज की कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, जब हम उसको रोकते हैं, तो हम रोकते किस साइड है, हम रोकते हैं उसकी अपोजिट साइड, ठीक है। यानी कि वो आ रही है हमारे एक डायरेक्शन में, जैसे कि आप देखिए ये जो बच्चा है ये बॉल को रोक रहा है, तो ये बॉल इस डायरेक्शन में आ रही थी, और हमने जो बॉल को रोका तो वो किस डायरेक्शन में रोका, इस डायरेक्शन में रोका कि नहीं रोका। यानी कि हम जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसको जो है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग उसको स्टॉप करते हैं। यानी हम लोग किस तरफ फोर्स लगाते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। Am I right or not? अगर हम लोग उसको उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, वो तो और तेजी से आगे की जानिब चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि जब हम लोग किसी फोर्स को, यानी फोर्स के जरिए से हम किसी चीज को रोक भी सकते हैं कंप्लीटली, जैसे कि ये बच्चा रोक रहा है ना, मान लीजिए ये गोलकीपर ये, तो ये फुटबॉल को रोक रहा है, तो जो फुटबॉल को रोक रहा है तो ये किस डायरेक्शन में रोक रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोक रहा है, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात। या तो हम उसको रोक भी सकते हैं या फिर हम उसको स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि बाइसिकल के जरिए से हम लोग स्लो कर देते हैं किसी भी चीज को। तो ये दूसरा फैक्ट हो गया। चल अब चलते हैं तीसरे फैक्ट की तरफ। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। या फिर ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई चल रही ऑब्जेक्ट, तो उसके हम लोग जो है डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, है कि नहीं। In a cricket, when a batsman hits a ball that is bowled at him, the direction in which the ball is moving changes। देखिए, जब भाई आप तो क्रिकेट खेलते ही होंगे, तो क्रिकेट में भी आप क्या करते हैं, जब वो बॉलर जो है बहुत तेजी से बॉल करता है, तो आप क्या करते हैं, अपने बैट से, है ना, आप बैट्समैन है अगर, तो आप अपने बैट से जो है उस बॉल के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं और उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। मतलब जो है बॉल आपकी जानिब आ रही है, ठीक है, मान लीजिए बॉल जो है वो
राइट डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, सीधे बॉल आ रही है, तो आप क्या करते हैं, अपने बैट के जरिए से उसको फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, यानी उसको अपोजिट डायरेक्शन में उसको लेफ्ट साइड कर देते हैं, ठीक है। इन फुटबॉल द प्लेयर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल बाय किकिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। इसी तरीके से जो फुटबॉल का मैच होता है तो उसमें आप भी देखिए जो प्लेयर्स होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, जब बॉल आती है तो अगर अपनी तरफ आ रही है बॉल तो वो उसको अपनी किक करके उसको दूसरी डायरेक्शन में भेज देते हैं, ठीक है। वहां से अगर उनका कोई अपना खिलाड़ी होता है फिर वो उसको गोल की तरफ डालता है, गोल की तरफ किक कर देता है। तो ये चीज है कि भाई हम लोग जो तीसरा फैक्ट हमने पढ़ा कि भाई फोर्स जो है वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है, और हमने इसका एग्जांपल एक क्रिकेट मैच के जरिए से देख लिया कि भाई जब एक बैट्समैन जब किसी बॉल को हिट करता है तो वो बॉल जिस डायरेक्शन में आ रही थी, मतलब वो उसकी अपनी तरफ आ रही थी, तो उसने क्या किया, उसको किक करके दूसरी डायरेक्शन में कर दिया। यानी कि एक फोर्स के जरिए से हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, और फुटबॉल के भी हमने एग्जांपल के जरिए से समझ लिया। इन दीज एग्जांपल्स फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने इस एग्जांपल्स के जरिए से हमने ये बात समझ ली कि फोर्स के जरिए से हम यानी किसी चीज पे ताकत लगा के हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हमने 3 इफेक्ट पढ़ लिए आज की क्लास में। क्या भाई कि फोर्स जो है वो किसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को यानी किसी एक रेस्ट मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव कर सकती है, यानी कि फोर्स के जरिए से हम उसको मूव करा सकते हैं, या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है, हल्की मूव कर रही है, तो हम उसको फास्ट भी मूव करा सकते हैं फोर्स के जरिए से। ये पहला इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट ये था कि फोर्स के जरिए से जो है हम किसी भी चीज को कंप्लीटली स्टॉप भी कर सकते हैं या उसको स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा वो हो गया, इफेक्ट हो गया। तीसरा इफेक्ट ये था कि कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है तो हम उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारी तरफ आ रही है तो हम उसको रोक करके उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और आगे का जो इफेक्ट है, फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स के जरिए से हम किसी चीज पे ताकत लगा करके उसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या उसकी साइज को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप चपाती की बात ले लो, रोटी है, रोटी भी क्या करते हैं, जब बेली जाती है रोटी तो उस पर फोर्स लगता है ना, उस पर ताकत लगती है ना। तो जब हम कोई चपाती बनाते हैं तो उसका जो डो होता है वो गोल होता है, फिर उसको हम उसको फोर्स लगा के उसको गोल बना देते हैं, यानी उसको चपटी बना देते हैं। तो हमने वहां पे क्या किया, यानी कि फोर्स के जरिए से हमने किसी एक डो एक गोल था उसको हमने जो है बिल्कुल चपटा सा बना दिया, यानी कि हमने उसकी जो शेप थी उसको चेंज कर दिया। While making chapatis, we change the shape of the dough by applying force with our hands, ठीक है। हम अपने हैंड्स के जरिए से अपने हैंड के जरिए से उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, और जो है हम एक डो को जो गोल सा होता है उसको हम चपाती बना देते हैं। द लेंथ ऑफ अ रबर बैंड इंक्रीजेज व्हेन इट इज पुल्ड। जब हम एक रबर बैंड जो होता है उसको अगर आप खींचोगे तो उसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, वो गोल सा होता है, ठीक है। ये गोल भी नहीं तो थोड़ा सा ओवल शेप में ही होता है, तो आप जरा उसको खींचो तो वो कैसा हो जाता है, वो लंबा सा हो जाता है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो ब्रेक थिंग्स बाय अप्लाइंग अ फोर्स। इसके अलावा आप जो है किसी भी चीज को तोड़ भी सकते हो, ज्यादा ही किसी चीज पे आपने मार दिया जोर से तो वो चीज टूट भी जाती है। तो क्या उसकी शेप चेंज हो रही है कि नहीं, यहाँ पे मेनली आपको ये बात देखनी है कि फोर्स के जरिए से हम किसी भी चीज की शेप को, साइज को हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको भी देख रहे हैं, यहाँ पे ये बॉल है जिसमें हवा भरी हुई है, बच्चा फोर्स लगा के उसकी वो पहले सर्किल शेप में थी तो उसको ओवल शेप में कर दे रहा है। यहाँ पे आप इस बच्चे को देखो तो ये बच्ची जो है एक बलून है, तो उसमें जब उंगली डाली है तो उस बलून की क्या हो रहा है, उस बलून जब वो उंगली डाली है तो मतलब ये कि उसको फोर्स कर रही है ना, उसके अंदर ताकत लगा रही है, तो वो क्या हो रहा है, तो उसकी जो बलून है उसकी शेप चेंज हो रही है, ठीक है। मटेरियल दैट ब्रेक इजीली व्हेन वी अप्लाई फोर्स आर टर्म्ड ब्रिटल, ठीक है। वैसे मटेरियल जिनको कि भाई हम फोर्स लगा करके हम उसको तोड़ सकते हैं आसानी से, तो हमको क्या बोलते हैं कि वैसे मटेरियल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ ग्लास एंड पोर्सलिन ब्रेक इजीली व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन देम। इसी तरह जैसे कि आप ग्लास के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, ग्लास होते हैं, या फिर ये कि जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, जो मिट्टी वगैरह के बने बर्तन होते हैं, तो अगर आप उनको जोर से जमीन में डाल दो, ठीक है, या फिर ये कि आप उनके ऊपर ज्यादा ही फोर्स अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाता है। ओके, तो ये हमारा चौथा इफेक्ट है कि फोर्स के जरिए से, यानी कि हम फोर्स लगा करके किसी भी चीज की शेप को, उसके साइज को चेंज कर सकते हैं। ओके, चल अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे गेट इट राइट है आगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की तरफ बढ़ने से पहले इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, अ फोर्स डज नॉट नेसेसरीली कॉज मोशन, कि अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जब तक कि वो मोशन नहीं करेगी तब तक हम लोग उसको फोर्स नहीं कह सकते। भाई
देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए आप लोग कि फोर्स का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज जब हम किसी चीज को फोर्स कर रहे हैं तो वो चीज अपनी जगह से मूव ही करे, जब भी हम कह सकते हैं कि हमने उस पर फोर्स लगाया। नहीं, बहुत सारे टाइम ऐसा होता है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं, बट वो चीज अपनी जगह से मूव ही नहीं कर रही है। तो अब सामने वाला अगर हमें ये कहे कि भाई तुमने तो कोई फोर्स ही नहीं लगाई, तो हमें गुस्सा आएगा कि नहीं? हम तो ये कहेंगे भाई हम इतनी मेहनत से इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इतनी देर से हम इस पे इसको धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी जगह से जा नहीं रही, तो मैं क्या करूं, है ना? तो यहाँ पे यही बात बता रहे हैं कि भाई फोर्स का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज अपनी जगह से मूव करेगी, वो मोशन करेगी, ठीक है, उसमें मोशन होगा जब भी हम लोग ये कह सकते हैं कि फोर्स है। नहीं, फोर्स मतलब लगती है, लेकिन बहुत मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम फोर्स लगा रहे हैं किसी चीज पे, बट वो अपनी जगह से मूव ही नहीं कर रही है, तो हम इसका मतलब ये है कि हम लोग इस पर फोर्स लगा रहे हैं। अगर आप कोई ये कहे कि भाई आपने फोर्स नहीं लगाई, तो वो गलत है, ठीक है। सो देयर आर टाइम्स व्हेन वी पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट विद all our might, but it does not move. This does not mean that we are not applying a force, but that the force we are applying is not sufficient to move the object. ठीक है, तो यही बात बता रहे हैं कि भाई आप किसी चीज पर फोर्स लगा रहे हैं और वो चीज अपनी जगह से मूव नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फोर्स लगाई। आपने फोर्स लगाई, लेकिन आपने उतनी फोर्स नहीं लगाई कि वो चीज अपनी जगह से मूव कर जाए, ठीक है। तो फोर्स का मतलब ये नहीं है कि जब वो चीज जो है अपनी जगह से मूव करेगी जब भी आप फोर्स बोलेंगे। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ओके, सो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज की टोटल या सम, ठीक है, कि भाई अब हम फोर्स को जो है, अब हमने किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं, तो अब हम लोग जो है ना उसको नंबर में कैलकुलेट करके देखेंगे भाई हमने उस पर कितनी फोर्स लगाई। भाई 10 न्यूटन फोर्स लगाई, 20 न्यूटन फोर्स लगाई, या फिर 30 न्यूटन फोर्स लगाई। तो अब हम लोग जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड देखेंगे कि हम लोग ने उस पे ताकत कितनी लगाई, कितनी फोर्स लगाई, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है कि हमने उस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगाई, यानी कि हमने उस पे कितनी ताकत लगाई, ठीक है। इसी चीज को हम बोलते हैं किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड। मतलब ये है कि हम उस ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए या फिर उसको उठाने के लिए या उसको धक्का देने के लिए, खींचने के लिए हमने उस पर कितनी ताकत लगाई, इस चीज को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। It depends magnitude of a force. It depends upon the number of forces involved in a particular action. तो ये चीज भाई इस किस चीज पे डिपेंड करेगी कि भाई कितने नंबर ऑफ फोर्सेस उस पे एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर कोई भी एक्शन हो सकता है, चाहे वो पुल हो सकता है, चाहे वो पुश हो सकता है, किसी भी पर्टिकुलर एक्शन करने के लिए उस पे कितनी ज्यादा फोर्सेस में, कितने नंबर ऑफ फोर्सेस उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे इन्होंने समझाने की कोशिश की है। When two or more forces act in the same direction, then the magnitude of the force on the object is the sum of the forces. देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट है और उस पे बहुत सारे लोग उसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है, जब हम उसको एक ही डायरेक्शन में धक्का जो दे रहे हैं, उसको पुश जो कर रहे हैं, फोर्स जो लगा रहे हैं, वो एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जब उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जब उसका सम निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे हम लोग कि भाई उस पर कितनी फोर्स लग रही है, तो हम लोग कितनी निकालेंगे, जितना कि सब के सब लोग उस पर फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक्स और वाई दो आदमी हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट को एक ही डायरेक्शन में उसको पुल कर रहे हैं, वो सॉरी पुश कर रहे हैं, ठीक है, उसको धक्का दे रहे हैं। तो हम लोग जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, तो हम लोग दोनों के फोर्स को लोग सम करेंगे। लाइक जैसे कि y ने जो ये 10 न्यूटन लगाई और x ने जो 20 न्यूटन लगाई, तो हम लोग y और x को प्लस कर देंगे, यानी कि 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 न्यूटन, यानी कि इस पे जो है 30 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। समझ में आ गया आपको कि जब दो या दो से ज्यादा फोर्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में लगे, तो हम लोग जब उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो क्या निकालेंगे, दोनों को जितनी भी फोर्सेस लगी हुई हैं, जितनी भी फोर्स वो लोग लगा रहे हैं, सबको हम लोग प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे 2 ही के एग्जाम्पल, यहाँ पे 3, 4, 5, 6 जितने भी होंगे, तो हम लोग सबको प्लस करते हुए जाएंगे जब एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। जब एक ही डायरेक्शन में होगा तो हम लोग सबको प्लस कर देंगे, तो हमारा मैग्नीट्यूड उसका निकल जाएगा, उसका सम निकल जाएगा, उसका टोटल निकल जाएगा कि भाई इस पे इतनी फोर्स लग रही है। ओके, चलिए, where two or more forces act in the opposite direction. अब सेकंड क्या बात बता रहे हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है,
मतलब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे ये y% ये इधर से इसको फोर्स कर रहा है, यानी इधर से धक्का लगा रहा है, और ये जो x% ये इधर से लगा रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग नेट फोर्स क्या निकालेंगे, मतलब ये है कि अब उसका हम ये कैसे निकालेंगे कि भाई इस ऑब्जेक्ट पे मेनली फोर्स लग कितनी रही है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट अपोजिट विल बी द डिफरेंस ऑफ द फोर्स। तो अपोजिट ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड फोर्स, मतलब जो अपोजिट ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो फोर्स का डिफरेंस होगा। मतलब देखिए, समझने की कोशिश करिए यहाँ पे क्या बता रहे। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे ये y% लगा रहा है, मान लीजिए y% जो है ये लगा रहा है 10 न्यूटन, ठीक है, इसने 10 न्यूटन लगा लिया, और जो ये x% है इसने लगाया 20 न्यूटन। तो जो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना हम लोग कि भाई इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स, मेनली तो हमें ये नहीं देखना है कि x% कितना लगा रहा है या y% कितना लगा रहा है, हमें इसको नहीं देखना, हमें ये देखना है कि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितनी लग रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो x% लगा रहा था 10 न्यूटन, ठीक है, या 20 न्यूटन, और y% जो 10 न्यूटन लगा रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x को y से, यानी x का जो जितनी फोर्स लग रही थी 20 न्यूटन और y की 10 न्यूटन, तो 20 को 10 से माइनस कर देंगे, यानी कि 10 न्यूटन जो है इस पे फोर्स लग रही है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है। ओके, समझ में आ गया। देखिए क्या बोल रहे हैं कि अपोजिट ऑब्जेक्ट पे फोर्स का मैग्नीट्यूड, देखिए यहाँ पे जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगती है ना, तो जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रही है, ठीक है, उस डायरेक्शन को जिस डायरेक्शन मतलब जो जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रही है और जिस डायरेक्शन में कम फोर्स लग रही है, तो ज्यादा डायरेक्शन वाले में ज्यादा फोर्स को कम फोर्स से हम लोग माइनस कर देंगे, तो जो उसका निकलेगा ना, जो आंसर निकलेगा वो होगा उसका मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बोले, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट अपोजिट विल बी द डिफरेंस ऑफ द फोर्स, कि अपोजिट ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो फोर्स का डिफरेंस होगा, यानी कि फोर्स का अंतर होगा। समझ में आ रहा है इतनी बात। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप ये बात इतनी ध्यान रखिए कि जब भाई अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लगती है, भाई एक इधर से x% जो है वो 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, y% वो 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, y में से 10 को, यानी कि y में से जो है x को माइनस कर देंगे। भाई y जो है वो 20 की लगा रहा था और x जो है वो 10 की लगा रहा था, तो y माइनस x यानी कि 10 माइनस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, यानी कि इस जो ऑब्जेक्ट है इस पे कितनी फोर्स लग रही है, 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। Also if the magnitude of force on an object changes, the effect of the force will be also changed. अब यहाँ पे तीसरी बात बता रहे हैं कि अगर आपने किसी भी फोर्स यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड आपने चेंज किया, तो जो फोर्स पे इफेक्ट होगा ना वो भी चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बात बता रहे हैं कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के फोर्स के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने जो है ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे कितनी फोर्स लग रही थी, 30 न्यूटन की फोर्स लग रही थी, मैग्नीट्यूड इसका निकला था 30 न्यूटन, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ से यहाँ तक खिसकी, ठीक है, यहाँ तक खिसक गई है। आपने क्या किया, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिया, यानी आपने इस पे 40 न्यूटन के आपने इस पे फोर्स लगाई, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगी, ये भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, यानी कि ये और थोड़ी सी और आगे को चली जाएगी। द इफेक्ट ऑफ द फोर्स विल आल्सो बी चेंज, यानी कि इस विल आल्सो चेंज, कि जो फोर्स का इफेक्ट होगा वो भी चेंज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया है, इफ यू अप्लाई ए स्मॉल फोर्स टू एन इन्फ्लेटेड बलून, कि अगर आपने एक चिपटे बलून पे, यानी कि जिसमें कोई हवा नहीं भरी हुई है, आपने उस पर छोटी सी फोर्स लगाई, यानी कि आपने थोड़ी सी हवा भरी, उसमें एयर फोर्स लगाई है ना, एयर की फोर्स आपने हवा भरी उसमें, इट विल बी डिफॉर्म, क्या होगा, वो थोड़ा सा फूल जाएगा, ठीक है। आपने यानी कि आपने उसका फोर्स का जो है आपने उस पर फोर्स लगाई, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ कि भाई वो उस पर जो है उसके 10 न्यूटन की फोर्स लगाई थी, आपने वो इतना सा फूल किया। लेकिन आपने क्या किया, फिर आपने और उस पर फोर्स लगाई, यानी आपने उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना स्टार्ट कर दिया, आपने और फोर्स लगानी स्टार्ट कर दी, तो फिर क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो है बलून वो फूलता रहेगा, फिर एक टाइम जब उसके अंदर बहुत ज्यादा फोर्स हो जाएगी तो वो ब्रस्ट कर जाएगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि अगर आप किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं, यानी कि आपने उसका जो है सम, आपने जितनी फोर्स लगाई थी आपने अगर उसको चेंज किया, तो उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स का इफेक्ट होगा वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। भाई आपने
10 न्यूटन की फोर्स लगाई थी तो बलून जो है वो इतना ही फूला हुआ था, फिर आपने और उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, नहीं आपने उस पर 20 न्यूटन की फोर्स लगा दी, तो बलून क्या हुआ, और फूलने लगा और एक टाइम वो फट गया। ठीक है, तो आपने देख लिया ना कि फोर्स का इफेक्ट भी चेंज हो रहा है। ओके, तो आपको ये तीनों बात आई होप सो समझ में आ गई होगी कि भाई फोर्स का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, कि अगर आपने सेम डायरेक्शन में लगाई तो जितनी भी फोर्स लगी हुई है सबको हम लोग प्लस कर देंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो जो जहां पे ज्यादा लग रही है वहां से जो जहां पे कम लग रही है उसको माइनस कर देंगे, तो जो इसका निकलेगा, जो आंसर निकलेगा वो उसका अपोजिट यानी कि वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। और अगर आपने किसी भी फोर्स के मैग्नीट्यूड को अगर आप चेंज कर रहे हैं तो वो फोर्स का इफेक्ट भी चेंज हो रहा है। ये तीसरी चीज भी हमने देख, और इसको हमने एग्जाम्पल के जरिए भी समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी में क्या दिखा रहे हैं कि भाई आपको जो है अलग अलग चीजें लेनी है और उस पर देखना है कि फोर्स का इफेक्ट कैसा हो रहा है। मान लीजिए कि आपने एक डो ले लिया, मटेरियल्स क्या क्या चाहिए भाई, एक डो ले लिया, एक चपाती का आटा ले लिया, मेटल स्प्रिंग ले ली, रबर बैंड ले ली, टेबल चेयर, टॉय कार एंड बॉल। जब अब आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपने ले ली और उसके बाद जो है आपको उस पर फोर्स लगाना है, और फोर्स लगाने के बाद आपको जो है उसको ऑब्जर्व करना है कि भाई आप जब एक डो को, जब एक चपाती बना रहे हैं तो आपको कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, आपको क्या उसका क्या डिफरेंस दिख रहा है, क्या जो चपाती का आटा है जब आप उसको डो बना रहे हैं, ठीक है, एक आटा है भाई, आटा है उस पर फोर्स लगा के आप उसको डो बना रहे हैं, ठीक है, या फिर एक लोही है उसके आप चपाती बना रहे हैं, या फिर मेटल की स्प्रिंग है उसे आप जो है खींच रहे हैं। तो आपको बस ये देखना है कि क्या भाई सब में सेम फोर्स लग रही है या डिफरेंस हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है सब में डिफरेंस होगा, मतलब ये है कि किसी में ज्यादा फोर्स लगेगी, किसी में कम फोर्स लगेगी। तो ऑब्जर्वेशन क्या निकल रहा है, इट इज ऑब्जर्व दैट द फोर्स है डिफरेंट इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, कि भाई अब जो फोर्स है वो अलग अलग बॉडीज पर अलग अलग डिफरेंस दिखा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस की, कि भाई हम फोर्स को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं। इन द केस डिस्कस बिलो वी ऑब्जर्व दैट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन द वे द फोर्स इज इन द कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो भाई हमने ऊपर के जो जितने भी केसेस पढ़े तो हमने उसमें देखा कि जब हम किसी भी फोर्स को हम लोग उसी वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी किसी भी जो भी फोर्स की ऑब्जेक्ट लग रही है तो हम लोग उसको उस वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं जब हम लोग उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हैं। ठीक है, मतलब ये है कि हम किसी भी चीज के फोर्स को जानने के लिए हम उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आकर के, यानी कि उसको अपने अपने हाथ से धक्का दे करके फिजिकल कांटेक्ट में आकर के हम जो है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऐसी फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस, जहाँ पे कि हमारा फिजिकल कांटेक्ट हो। लाइक हमने जो है अपने हाथ से धक्का दिया किसी चीज को, कोई हेवी सामान है, कोई हेवी बॉक्स है, तो हम उसको अपने हाथ से धक्का दे रहे हैं, तो वहां पे हमारा फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं ऐसी फोर्सेज को, कांटेक्ट फोर्सेज। However, some forces can act on object without physical contact. और कभी कभी ऐसा होता है कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनमें आपको फिजिकल कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको जो है ऐसे ही बता देगा कि भाई ये जो इस पे इतनी फोर्स लग रही है, दीज आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट फोर्सेज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं ना कि भाई हम फोर्सेस को दो चीजों में, दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वैसी फोर्सेस जहाँ पे कि आप किसी भी फोर्स के मैग्नीट्यूड को जानने के लिए आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, ये किसी भी फोर्स के जानने के लिए, फोर्स को ऑब्जर्व करने के लिए। और वैसी फोर्सेस जिसको कि आप बिना फिजिकल कांटेक्ट में लाए हुए आप जो इसको फोर्स को जान गए हैं, ठीक है, तो हम ऐसी फोर्सेस को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब हम लोग सबसे पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्सेस तो हम लोग देखते ही हैं कि भाई जो भी अपने सामने देख सकते हैं कि हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, वो चीज हिल रही है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमारी आंखों के सामने। बट जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है ये किस टाइप की फोर्सेस होती है, तो पहले हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस दैट डू नॉट नीड फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच दे आर एक्टिंग आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है भाई, ऐसी फोर्सेस जिसमें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसपे कि वो फोर्स एक्ट कर रही है उसके फिजिकल कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको फिजिकली हम जो है उसको मतलब हाथ लगाएंगे, पैर लगाएंगे, या फिर अपने मुंह से धक्का दे रहे हैं, या कुछ भी, कि फिजिकल कांटेक्ट में आने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। ऐसी फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो इसमें कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। भाई ग्रेविटेशनल फोर्सेस, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, उसमें हम लोग किसी यानी जो अर्थ है, या जैसे कि आप कोई बॉल है, ठीक है, वो बॉल हमने ऊपर फेंकी, ठीक है, हम एक बॉल को ऊपर की ओर उछाल रहे हैं, तो वो बॉल जो है खुद ब खुद नीचे आए जा रही है।
वो बॉल ऐसा नहीं है कि हमने उसको ऊपर फेंक दी तो वो बॉल ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, नहीं, वो नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। तो भाई हमें दिख तो नहीं रहा ना कि कौन उसको अपनी ओर खींच रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो वहां पे कहीं ना कहीं वहां पे तो फोर्स लग रही है ना, कोई चीज ऐसी है ना जो कि बॉल को अपनी ओर खींच रही है। तो ये वो कौन सी फोर्स होगी, वो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। या फिर हम खुद जब हम लोग ऊपर जाते हैं या हम लोग उछलते हैं, उछलने के बाद ऐसा तो नहीं हम लोग आसमान मतलब हवा में लटक जाते हैं, नहीं, हम तो नीचे आ जाते हैं। नीचे आने का मतलब ये है कि भाई कोई चीज हमें खींच रही है ना अपनी ओर, तो खींच जो रही है वो कोई फोर्स है। वो फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब जो सेकंड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फंडा समझ में आ गया। अब सेकंड फोर्स जो फोर्स होती है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है कि चार्जेस जो है वो आपस में अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए जैसे कि आप देख लीजिए कि आप अगर कभी कोई बलून है उसको आप अपने सर पे रगड़िए, ठीक है, अपने सर पे उसको थोड़ी देर रगड़िए, तो उसके बाद उसको जो है वाटर के पास लेकर के जाइए, एक टैप में वाटर चला दीजिए और उस बलून को जैसे ही आपने उसको अपने सर में रगड़ा तो वहां पे जैसे ही उसको आप वाटर के पास लेके जाएंगे तो वो वाटर ना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। आप ऐसा करके देखिएगा, तो वहां पे जो चार्जेस हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपेल कर रहे हैं। रिपेल की कहानी बाद में चलेगी, लेकिन पहले यहाँ पे देखिए अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो जो अट्रैक्शन है, जो चार्जेस का अट्रैक्शन है, वो हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, वहां पे कोई फिजिकल कांटेक्ट है, यानी कि वो आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं। क्या हम बलून को जब हम बिल्कुल पानी के अंदर लेके जा रहे हैं, पानी से बिल्कुल चिपका रहे हैं, तो जब भी पानी जो है वो अलग हो रहा है, मतलब पानी जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ऐसा नहीं है। वहां पे कोई ना कोई फोर्स अट्रैक्ट कर रही है, मतलब उसको अपनी ओर, जो बलून की ओर, बलून में कोई ऐसी फोर्स आ गई है जो कि वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, तो हम लोग बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वहां पे भी किसी हमें क्या कहते हैं, किसी भी फिजिकल कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं है। ओके, एंड मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट होते हैं, चुंबक जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अपने आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर एक ही पोल होता है, सेम पोल होते हैं, जैसे कि भाई साउथ पोल होगा तो क्या होगा, सॉरी साउथ सेम पोल होगा तो रिपल्शन होगा, और अगर अपोजिट पोल होगा जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे। कि भाई कोई मैग्नेट जो है वो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे के पास आते रहते हैं, पास आते रहते हैं। तो वहां जो पास आ रहे हैं, वो जो फोर्स लग रही है, तो वो फोर्स बीच में किसी फिजिकल कांटेक्ट की तो जरूरत नहीं हो रही ना वहां पे उस फोर्स में। तो ये सभी फोर्सेस क्या होती हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होती है। चलिए अब हम लोग इनको ना एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स विद विच ऑब्जेक्ट्स पुल ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल। वैसी फोर्स जिसके जरिए से ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को खींच रही हैं वो कहलाती है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या मतलब है भाई इसका, वैसी फोर्स, मान लीजिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करती है, वो कोई बॉल ऊपर गई, ठीक है, हमने बॉल को ऊपर की ओर उछाला तो वो बॉल को अपनी ओर खींच रही है, तो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स इज वेरी स्मॉल एंड वी कैन फील इट ओनली इफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरी मैसिव। और हम लोग इस फोर्स को, ये जो फोर्स होती है ना बहुत ही छोटी होती है और हम लोग उसको उसी वक्त फील कर सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो काफी बड़ी हो। फॉर एग्जांपल द अर्थ एक्सर्ट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अस दैट इज स्ट्रांग इनफ टू कीप अस बाउंड टू अस। सबसे बड़ा एग्जांपल हम लोग खुद हैं। देखिए अर्थ पे हमारे ना ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये कोई मजाक की बात नहीं है। आप ये मत सोचेगा कि ये एक ऐसी बात है जो उसी बुक्स में लिखी हुई है, नहीं, हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसी वजह से हम लोग सीधे खड़े रह पाते हैं, हम जो है इधर उधर हिल नहीं पाते, हमें अर्थ जो है ना अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखती है। और वहीं पे अगर आप मून पे चले जाए या ऐसी जगह, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने वैसी जगह बनाई है लेबोरेटरी में जहाँ पे कि ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी कम है, तो वहां पे अगर आप जाएंगे ना तो वहां पे आप सीधे नहीं खड़े रह पाएंगे, कभी आप इधर ही लेंगे, कभी आप इधर ही लेंगे, मतलब आपको जो है बिल्कुल जैसे आप अभी सीधे खड़े हैं, बैठे हैं, आपको ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं रह पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से मून पे भी जब आप जाते हैं, ठीक है, मून पे आप जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है आप भी जाइएगा, आप अगर एस्ट्रोनॉट बनते हैं या जो भी है, तो आप जब जाएंगे तो देखेंगे वहां पे, या जो साइंटिस्ट गए हैं वहाँ उनकी जो फोटो है, जो नील आर्मस्ट्रांग है, वो पहले जो साइंटिस्ट गए थे, आप उनकी जब वीडियो देखेंगे तो आप देखिएगा कि वो जो है वो सीधे नहीं खड़े हो पा रहे हैं, उछल से रहे हैं। मतलब ये है कि वो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, मून पे बहुत ही कम है, ठीक है, और वो कितनी कम है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो मतलब ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वैसी फोर्स है जो कि यहाँ पे अपनी ओर खींच रही है, और यही चीज हमें बिल्कुल
अर्थ से बाउंड होने के लिए काफी होती है. इट इज ऑल्सो द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट कॉजेज अ बॉल थ्रोन अप टू फॉल बैक डाउन टू द ग्राउंड. और यही ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि जब हम बॉल क्या कोई भी चीज हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ग्रेविटी जो अर्थ की ग्रेविटी उसको अपनी ओर खींच लेती है. Gravitational force makes the earth move around the sun and also makes the moon go around the earth. और gravitational force की वजह से जो अर्थ है वो बिल्कुल सन के चारों ओर मूव कर रही है. और यही वजह है कि जो मून है वो भी अर्थ के चारों ओर मूव कर रहा है. देख रहे हैं ना कि अर्थ जो है वो मून को अपनी ओर खींच रही है और मून के पास चूंकि कम ग्रेविटी है तो मून जो है वो उसकी ओर चलावा रहा है और वो मून जो है उसके चारों तरफ घूम रहा है. ठीक है. इनफैक्ट अवर वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अस. और जो हमारा वेट है हम लोग जो अपना वेट वो करते हैं ना, अपना वेट जो जाकर के चेक करते हैं कि भाई हमारा वेट कितना है, तो वो हमारा वेट नहीं होता, वो क्या होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि ग्रेविटी जो है वो हमें अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें कितने वेट से यानी कितने फोर्स से हमें अपनी ओर खींच रही है. यानी कि हमारा जो असल वेट है वो क्या है, वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, समझ में आ गया. चलिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट एक्सर्ट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. अब भाई अलग अलग ऑब्जेक्ट होगी. अब कोई ऑब्जेक्ट बहुत भारी है, ठीक है, तो अर्थ जो उसको उतनी ही फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगी. और कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जो कि हल्की है तो फोर्स उसको जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की उसको आसानी से अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगी. फॉर एग्जांपल द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज अबाउट 1/6 दैट ऑफ द अर्थ. एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मून को देखें तो मून के जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना मून पे, तो वो हमारी अर्थ की 1/6 होती है. मतलब ये है कि भाई हमारा मान लीजिए आपका जो वेट है वो अर्थ पे कितना है 30 kg. ठीक है, मान लिया आप अभी क्या 30 kg तो बच्चे छोटे होते हैं, आप लोग 40 kg 45 तक के हो सकते हैं तो होते होंगे. 45 kg का अगर एक बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए 30 का बच्चा है, ठीक है, 30 का अगर बच्चा है तो जो मून पे जब वो जाएगा तो उसका जो वेट होगा वो कितना होगा 30/6. यानी कि उसका 1/6 तो हो जाएगा. 30 का 1/6 कितना होगा 5 kg. 5/6 द 30 यानी उसका जो मून पे जो वेट होगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितना होगा 5 kg. ठीक है. दिस मीन्स दैट द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द मून विल बी 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ. यानी जितना उसका अर्थ पे वेट था ना उसका 1/6 हो जाएगा. जितना भी वेट था, मान लीजिए उसका 42 था, 42/6. ठीक है, और उसको आप कर लीजिए. जैसे आप यहाँ पे एक फॉर्मूले की तरफ देखें तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड बाय वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ. मून पे कितना है और अर्थ पे कितना है तो इक्वल टू 1/6. ठीक है, यानी जितना उसका मून पे था और जितना अर्थ पे था आप उसको जो है यानी कितना है वो 1/6 होगा. वेट ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मून. ठीक है, यानी अगर आप अर्थ पे निकालोगे तो मून पे जितना है वेट उसका जितना मान लीजिए 5 kg वेट था मून पे, तो आपने क्या किया उसको 6 से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है अर्थ का वेट निकल जाएगा. और अगर आपको मून का वेट निकालना है कि भाई मून पे कितना था तो अर्थ पे जितना वेट है उसको ये जो 6 है ये 6 जो है वो आपका इसके नीचे आ जाएगा. ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा. तो वेट ऑन द अर्थ पे जितना वेट होगा डिवाइड बाय 6 और आपका मून पे वेट निकल जाएगा. ओके, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी. चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यानी वैसी फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच लगती है उस फोर्स को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इफ यू आर प्लास्टिक ऑब्जेक्ट सच एज अ पेन, कॉम्ब और सीडी विद हेयर एंड bring it close to tiny bits of the paper, the bits of paper gets attracted to the plastic object. ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना इससे जरा अपनी खुद भी करने की कोशिश करिएगा तो आप देखिएगा कि जब आप कोई पेन को कोई प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है कंघे को या सीडी को जब आप अपने सर के पास लेकर के जाएंगे और उसको थोड़ा सा रगड़ेंगे अपने सर पे, ठीक है, तो आप उसके बाद उसको छोटे छोटे पेपर्स जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे छोटे छोटे पेपर्स को एक तरफ कर लीजिएगा, मतलब छोटे से टुकड़े जो है मेज पे फैला लीजिएगा. और उसके बाद जब आप सर पे रगड़ने के बाद जब उन पेपर्स के पास लेके जाएंगे ना वो पेपर जो होंगे वो इस तरीके से अट्रैक्ट होंगे उससे. तो ये जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, वहां पे जो है जो इस पे
ये जो कॉम है इस पे चार्ज आ चुका है, वो चार्ज निगेटिव चार्ज है फिर पॉजिटिव चार्ज है, जो कि निगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे भी ऐसी फोर्स लग रही है जहाँ पे कि कोई फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद वो खींची चली आ रही है। ठीक है, आप यहाँ पे भी इसको देख लीजिए, ये एक डॉग है। ठीक है, एक आप देखिए, अभी स्टार्टिंग से देखते हैं इसको। ये डॉग की जो हेयर है इस पे बलून को इन्होंने खूब अच्छे से करा। अब ये जो एक बहुत ही हल्की सी कोई चीज है, अब आप उसको देखिए, वो जो चीज है वो इस पे, ये जो बलून पे जो चार्ज आया और इस पे जो चार्ज है ये सेम चार्ज है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो रिपेल हो रहे हैं। ठीक है, वो रिपेल होने की वजह से वो चारों तरफ इसके ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज आपको क्या दर्शा रही है कि भाई यहाँ कहीं ना कहीं आपस में कहीं ना कहीं कोई फोर्स लग रही है, उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि चार्जेस के बीच लगती है। टाइनी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक कैन आल्सो बी अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके अलावा जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, स्मोक के, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए से अट्रैक्ट होते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एयर प्यूरिफायर्स एंड इन फैक्ट्रीज टू प्यूरिफाई एयर इन चिमनीज बिफोर लेटिंग इट एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जब हम जो फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे कि सफाई वगैरह होती है, एयर प्यूरिफायर्स जो होते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है, एयर प्यूरिफायर्स में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यूज किया जाता है कि भाई वो जो गंदगी होती है, जो डस्ट होते हैं, वो अपनी ओर खींच लेते हैं और एयर जो है वो प्यूरिफाई होकर के जो उस एयर के अंदर जो गंदगी थी है ना, या जो स्मोक था, स्मोक के अंदर जो जहरीली चीजें थी उसको वो अपनी ओर खींच लेती है, मतलब गंदगी को अपनी ओर खींच लेती है चार्जेस के जरिए से, और एयर जो है वो साफ होकर के एटमॉस्फेयर में एस्केप कर दी जाती है, उसको छोड़ दी जाती है। ओके, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई। आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कैसे होती है? मैग्नेटिक फोर्स आपने देखा ही होगा, मैग्नेट, चुंबक सब लोग यूज करते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स ऑन ईच अदर एंड ऑन मेटल्स सच एज आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। यानी ऐसे फोर्स जो कि मैग्नेट पे एक्सर्ट होते हैं, मैग्नेट्स जो है वो आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो भाई वहां देख रहे हैं ना, वो जो मैग्नेट आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो वहां पे आपको कोई ऐसी फोर्स दिख रही है जो कि मतलब जो ऐसी कोई चीज है जो कि कांटेक्ट में आ रही है, यानी एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद वो जो है अपनी ओर खींचे जा रही है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में हो गई। तो ये किस में लगती है? मैग्नेटिक फोर्स में। एंड ऑन मेटल्स, जैसे कि मेटल में, जैसे कि आप किसी मैग्नेट को जो एक मैग्नेट है उसके पास आप उसको आयरन के पास लेके जाओ, कोबाल्ट के पास, निकेल के पास लेकर के जाओ, तो वहां पे वो आयरन को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है, कोबाल्ट को अपनी ओर खींच लेगा, निकेल को खींच लेगा। तो वो जो खींच रहा है तो वो क्या है, वो कौन सी फोर्स लग रही है? मैग्नेटिक फोर्स। सिंस मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन, दे आर यूज्ड टू सेपरेट वेस्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स और स्क्रैप आयरन फ्रॉम गार्बेज डंप्स सो दैट दे कैन बी रिसाइक्ल्ड। ठीक है, तो भाई चूंकि जो मैग्नेट होते हैं वो आयरन को अट्रैक्ट करे, तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया अपना, और जो गार्बेज होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा कूड़ा होता है, तो वहां से आयरन को सेपरेट करने के लिए उन्होंने मैग्नेट ले, ठीक है, मैग्नेट को वहां पे बहुत बड़ा सा मैग्नेट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्रेन में लगा हुआ है मैग्नेट, बड़ा सा मैग्नेट लेकर के गए वहां पे, और उस बड़े से मैग्नेट में जो है आयरन को उसके पास लेकर गए, तो वो मैग्नेट अपनी ओर खुद ब खुद आयरन को खींचने लगा, और इस तरीके से आराम से जो है हमने उस पूरे गंदगी में से आयरन को निकाल लिया और उसको बाद में रिसाइकिल कर लेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिए कि मैग्नेट कैसे सेपरेट हो रहा है ना, यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है और यहाँ पे जो भी चीजें जा रही हैं, जितने भी गार्बेज डंप जा रहे हैं, तो उनमें से जो भी मैग्नेट है वो खींचने, वो जो है अट्रैक्ट होते हुए यहाँ से यहाँ निकल जा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब अच्छा, अब यहाँ पे जरा गौर करें तो ये एक ये है एक डंडी सी है, उस पे जो है अलग अलग मैग्नेट डाले जा रहे हैं। ठीक है, जो मैग्नेट डाल रहे हैं, तो आप ये बताइए ये आपस में चिपक क्यों नहीं रहे हैं? भाई मैग्नेट तो आपस में चिपक जाते हैं ना, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये मैग्नेट आपस में क्या हो रहा है, चिपक रहा है, और यहाँ पे चिपक नहीं रहा है, ये अलग अलग है। क्यों? आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में कि मैग्नेट जो होते हैं ना, उसके पास दो पोल होते हैं, एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। यदि दो मैग्नेट्स हैं और दो मैग्नेट्स के साउथ पोल एक तरफ है, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, साउथ पोल इसके एक ही डायरेक्शन में, या फिर नॉर्थ पोल एक ही डायरेक्शन में है, तो ये कभी भी एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होंगे, रिपेल होंगे, यानी कि एक दूसरे को हटाएंगे अपने से। यहाँ पे जो है ना, ये जो मैग्नेट्स हैं, इनके जो पोल्स है ये बिल्कुल सेम पोल है, इस वजह से ये आपस में अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट पे मतलब आकर के रुक जा रहे हैं ये और रिपेल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये दोनों मैग्नेट्स, इनके एक तरफ साउथ पोल है, एक मैग्नेट पे साउथ पोल है, एक दूसरे पे नॉर्थ पोल है, तो इस वजह से आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, चल
लेट्स रिमेम्बर, जल्दी से इसे भी कवर कर लेते हैं। राइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स है, और जो फॉल्स है उनको आपको करेक्ट करना है। अ फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, बिल्कुल सही है कि भाई एक फोर्स जो होती है वो एक कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगाओ तो और तेजी से मूव करने लगती है। एम आई राइट और नॉट? सेकंड क्या है, अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी स्लो डाउन बाय अप्लाइंग अ फोर्स। एक मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर आप फोर्स लगा करके उसको आप स्लो कर सकते हो या उसको कंप्लीटली रोक भी सकते हो, ये भी ट्रू है। फोर्स दैट डू नॉट नीड फिजिकल कांटेक्ट, देखिए क्या बोल रहे हैं, थोड़ा जरा ध्यान से सुनिएगा। फोर्सेस दैट डू नॉट नीड फिजिकल कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच दे आर एक्टिंग आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, ये गलत है कि भाई ऐसी फोर्सेस जिनको की फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट में आने के लिए, तो हम लोग उसको कांटेक्ट फोर्सेस बोलते हैं, ये गलत है। कांटेक्ट फोर्सेस के लिए फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, सो ये हमने सही कर दिया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स का एसआई यूनिट बताइए। सो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। किनके नाम पे रखा गया? तो आइजैक न्यूटन के नाम पे रखा गया, जिन्होंने कि सबसे पहले उनके सर पे आके एक एप्पल गिरा था, जो कि बहुत ही मशहूर कहानी है ना, मशहूर बात है भाई। उनके सर पे आके एक एप्पल के पेड़ के नीचे जो है कुछ पढ़ रहे थे, तो उनके एकदम से एप्पल आकर के गिरा। तो यही चीज जो है इसी चीज ने उनको जो है उनके अंदर क्यूरियोसिटी उनके अंदर आई कि भाई ये एप्पल जो है ये क्यों नहीं हवा में लटका रह गया, ये एप्पल अगर टूटा है तो ये क्यों ही जमीन की तरफ आया, है ना। तो इस पे इन्होंने रिसर्च किया, तो लास्ट में इनको ये बात पता चली कि भाई एक अर्थ जो है वो खुद एक अपनी ओर खींचती है, उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज अगर जब हम ऊपर करते हैं तो वो चीज जो है वो नीचे की ओर खींचती चली आ जाती है। सेकंड क्या है, व्हाट आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस किसे कहते हैं? फोर्स दैट डू नॉट नीड फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच दे आर एक्टिंग आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। की भाई जिसमें कि फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती तो उसको लोग क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, चलिए अब जरा कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा जो है ये लास्ट टॉपिक होगा, कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्टैक्ट फोर्सेस किसे कहते हैं? वैसी फोर्सेस जिसमें कि भी हमें उस फोर्स लगाने के लिए कॉन्टैक्ट यानी कि उसके फिजिकल कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत होती है। फोर्स दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, या तो हम उससे डायरेक्टली उसके फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए या इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अप्लाइड फोर्सेस एंड फ्रिक्शन आर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो इसमें जो है आपका अप्लाइड फोर्सेस हो गई ना भाई, हम किसी चीज पे फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, चाहे लेग्स के जरिए से, हैंड्स के जरिए से, किसी भी चीज के जरिए से, एंड फ्रिक्शन, ये सभी कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं। अप्लाइड फोर्सेस, द फोर्स दैट वी अप्लाई विद आवर हैंड्स, लेग्स, फिंगर्स एक्सेट्रा आर कलेक्टिवली कॉल्ड अप्लाइड फोर्सेस। ठीक है, कोई भी फोर्स जिसको कि हम अपने हाथ से लगा रहे हैं, लेग से लगा रहे हैं, फिंगर से लगा रहे हैं, या कुछ नहीं तो अपनी पूरी बॉडी से ही लगा रहे हैं, या हम अपने हाथ को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं किसी और चीज को, मतलब ये है कि हम किसी स्ट्रिंग के जरिए से किसी या फिर किसी स्टिक के जरिए से हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो मतलब ये कि हम उसके फिजिकल कांटेक्ट में आ रही है, वो चीज उसके फिजिकल कांटेक्ट में आ रही है जिसपे फोर्स लग रही है, तो हम उसको बोलते हैं contact forces. When we tie a stone to a string and suspend it, the tension in the string opposes the force of gravity of the earth and keeps the stone from falling down. अब यहाँ पे आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब हम एक स्टोन है, स्टोन में एक पत्थर में हमने एक रस्सी लगाई, उसको रस्सी से बांधा और उसके बाद जो है उसको लटका दिया। ठीक है, तो जो रस्सी जो लटकाई हमने, तो रस्सी में क्या, वो रस्सी में जो रॉक थी है ना, स्ट्रिंग थी, उसमें टेंशन डेवलप हुई। मतलब ये कि वो रस्सी जो है कहीं से मुड़ी उड़ी हुई तो नहीं है, एकदम सीधी है बिल्कुल, वहां पे जो टेंशन डेवलप हो रही है। ठीक है, अपोजिट, और वो जो टेंशन डेवलप हो रही है, वो जो फोर्स लग रही है, जो टेंशन है फोर्स, वो किसके अपोज कर रही है? तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, ठीक है, उसको अपोज कर रही है। देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग अर्थ को अगर हम लोग स्टोन को लटकाते ना, ठीक है, स्टोन को ऐसे ही उछाल करके छोड़ देते तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अपनी ओर खींच लेती उसको, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, वहां पे एक स्ट्रिंग लगा करके उसको लटका दिया, तो वहां पे जो टेंशन डेवलप हो रही थी, वहां पे जो फोर्स लग रही थी, वो कैसी फोर्स है? तो वो वैसी फोर्स है जो कि उस चीज के, उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल कांटेक्ट में है। ठीक है, और ये बात की बात है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज कर रही है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करने की वजह से वो स्टोन जो है वो लटका हुआ है, वरना वो क्या होता, वो गिर जाता नीचे। When we do work with our hands, such as lifting a weight or pulling an object, the force required is provided by the tension of our muscles. इसी तरीके से हमारे मसल्स में भी टेंशन होती है। कैसे कि भाई जब हम कोई काम करते हैं अपने हाथ से, हम कोई किसी चीज को खींच रहे हैं, किसी चीज को उठा रहे हैं, तो हमारे मसल्स में ना टेंशन होती है। मतलब ये है कि वो करते हैं, जो मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करके मतलब फिर वो एक्सपेंड करते हैं।
ठीक है. When we need to apply a force, the brain sends signal to the muscles in the form of electric signal via the nerve cell, which makes the muscles contract. This is how we can apply a force with our hands. ठीक है. जब हम कोई फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं अपने खुद, मतलब जब हम ये चाहते हैं कि हम किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करें या हम किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त हमारे ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि भाई यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है. ठीक है. और इस तरीके से हम लोग जो है अपने हैंड्स के जरिए से, लेग के जरिए से किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हैं. ठीक है. तो ये चीज़ें हमें क्या चीज़ दर्शा रही है कि भाई कॉन्टैक्ट फोर्सेस किसे बोलते हैं, कि जब हम किसी चीज़ की कोई भी ऐसी फोर्स जिसके हम कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ओके, आई होप तो समझ में आ गया होगा. चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में. आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फ्रिक्शन, और टू ही पार्ट्स होंगे इसके. तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह. आपको जल्द ही हो सकता है आज भी आपको सोशल साइंस की वीडियो मिल जाए. ठीक है. तो अगर आप न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों को जो 7th क्लास में ज़रूर शेयर कीजिए. और गुड न्यूज़ मेरे ख्याल से आपने सबको पहुंचा दी होगी कि भाई सोशल साइंस भी पढ़ाई जा रही है. और ये बात याद रखिएगा कि भाई सोशल साइंस जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, तो वो जो सोशल साइंस हम किसी बुक को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो एक कॉमन टॉपिक होगा जो कि आप कोई भी बुक पढ़ो ना, तो वहाँ पे सबको आप मिल जाएगा. 8th क्लास का कोई भी सिलेबस होता है ना, CBSE का जो सिलेबस होता है, चाहे वो किसी भी स्कूल का है, कोई सी भी बुक हो, दुनिया की कोई सी भी बुक हो, जो 8th क्लास का अगर सिलेबस या 9 का 10 का, सबकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सबकी एक होती है. किसी में बस इतना फर्क होता है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, लेकिन सब में एक ही जैसी जो है वो नॉलेज होती है. ठीक है. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए. अस्सलाम वालेकुम.